जय हिंद। पिछले क्लास में आपको हम भारतीय नागरिकता के बारे में बताए थे। जब भारत आजाद हुआ था, जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए संविधान के लिखने वाले लोग उस टाइम नियम को बनाए थे भारतीय नागरिकता पे। क्योंकि उस समय स्थिति कुछ और थी। बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। हम लोग किसी दूसरे देश के, ब्रिटेन के अधीन में थे। हम लोग उस टाइम पे आजाद हुए थे, तो उस टाइम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए संविधान के लिखने वाले लोग वहां पर नियम बनाए थे उस टाइम पे। उसके बाद क्या होता है कि जब कोई भी नियम बनता है, आप जानते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% परफेक्ट नहीं होती है। किसी भी चीज को सुधार करने की हमेशा आवश्यकता होती है। जब वो नियम बन गया, उसके बाद आपको पढ़ाए थे हम, जो भाग 2 कंप्लीट किए थे पिछले क्लास में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। उसमें अनुच्छेद 11 में क्या था कि संसद के गृह मंत्रालय को नागरिकता पर कानून बनाने की और उसमें कुछ सुधार करने की अधिकार दिया गया था। तो उसी के हिसाब से क्या है कि 1955 ईस्वी में भारत के गृह मंत्रालय, संसद के गृह मंत्रालय ने नागरिकता पर एक अधिनियम बनाया था 1955 ईस्वी में, जिसको हम लोग बोलते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। अब क्या है कि प्रश्न एग्जाम में अगर पूछता है कि नागरिकता पर अधिनियम जो है वो कब बनाया गया था, वो नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया था ये नियम। लेकिन इसमें सुधार कब कब किया गया? उसमें पहला बार जो सुधार किया गया 1986 ईस्वी में, फिर 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में, कुछ सुधार 2015 में भी हुआ। उसके बाद 2019 में तो देखे ही होंगे आप, एनआरसी आ गया था, अमित शाह एनआरसी लेकर के आए थे। उसमें बहुत बड़ा सुधार किया गया था सिटीजनशिप में, वो आपको अलग क्लास में हम आप बताएंगे। ठीक है। अगर प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि नागरिकता अधिनियम कानून कब बना, तो 1955 ईस्वी में। लेकिन नागरिकता अधिनियम कानून में सुधार कब किया गया? पहली बार सुधार कब किया गया? 1986 ईस्वी में पहली बार सुधार किया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नागरिकता, भारत में जो नागरिकता मिलती है किसी भी व्यक्ति को, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, वो कौन कौन से आधार है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है। पहला जो है कंडीशन, वो है जन्म के आधार पर, बाय बर्थ। इसमें क्या है, 1986 से पहले क्या था कि माता या पिता किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ हो तो जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नागरिकता भारत में मिलेगा। लेकिन फिर क्या है कि 2003 में क्या आया कि माता या पिता किसी का एक, दोनों में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन दोनों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर पिता का जन्म उसका भारत में हुआ हो या माता का जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन माता या पिता के पास वैलिड डॉक्यूमेंट, जिसके वजह से, जिस डॉक्यूमेंट से उसको नागरिकता मिली है, वो डॉक्यूमेंट सही नहीं हो, यानी कि फर्जी पेपर वगैरह लगा करके नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, तो उस स्थिति में उसके बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। ये सुधार किया गया 1986 ईस्वी में, डबल एट यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में क्या है, वंश के आधार पर, बाय लिनिएज। मतलब पहले क्या होती थी, जब संविधान अधिनियम बना था 1955 ईस्वी में, उस टाइम पे क्या था कि अगर पिता का जन्म सिर्फ भारत में हुआ हो तो उसको नागरिकता मिलेगी किसी भी बच्चे को, मतलब पिता को ही वंश मान के चला जाता था। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में मेल और फीमेल दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। और आप जानते हैं कि बच्चे के जन्म में माँ का भी बहुत बड़ा भूमिका योगदान होता है। माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है। तो फिर जाकर के महिलाओं ने लड़ाई लड़ी और 1992 में जाकर के फिर से उसमें सुधार किया गया नागरिकता संशोधन नियम में, और उसमें कहा गया कि नहीं, माता या पिता किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ हो तो उसके आधार पर उसके बच्चे को नागरिकता मिलनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता है कि माता या पिता, दोनों में से किसी के भी बेसिस पे नागरिकता उसके बच्चे को मिलेगी। फिर क्या कि पंजीकरण, मतलब बाय रजिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए आपका जन्म भारत में नहीं हुआ, आप यहाँ के नागरिक नहीं, आप किसी दूसरे देश के हैं, लेकिन आप भारत में नौकरी करने के लिए आए या विवाह कर लिए या कुछ और भी कर रहे हैं, और यहाँ पर आप 7 साल रह गए। याद रखिएगा, कितने साल? 7 साल अगर रह गए तो आप अप्लाई कीजिए। 7 साल रहने के बाद आप नागरिकता प्राप्त करने के लिए फॉर्म भरिए, आप अप्लाई कीजिए। फिर अगर आप मापदंडों पर खरा उतरते हैं, सरकार को लगता है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है इन 7 सालों में, आपने देश के प्रति कोई भी जो देश विरोधी गतिविधि होती है उसमें आप शामिल नहीं है,
तो उसके आधार पे आपको नागरिकता मिलेगी। लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि आप कम से कम 7 साल इंडिया में बिताए हैं, तब जाकर के आपको नागरिकता मिल सकती है। ऐसा नहीं है, गारंटी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगी। मान लीजिए कि किसी को भी कलेक्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन जो होता है वो मिनिमम जो एजुकेशन लेवल है वो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको डीएम बना दिया जाएगा, नहीं। उसके क्राइटेरिया पे आप खरे उतरेंगे, उसका जो मापदंड है उसको आप पूरा करेंगे, तब जाकर के आपको नागरिकता मिलेगी। आप 7 साल रहे हैं, यहाँ नौकरी कर रहे हैं, या तो आप किसी भारतीय महिला से शादी कर लिए हैं, तो उसके बेस पे आपको मिलेगी। हमारा 4 नंबर है देशीकरण, मतलब नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या है कि आप किसी दूसरे देश के हैं लेकिन भारत में आए, यहाँ आप नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप किसी महिला से शादी भी नहीं किए हैं, उससे मतलब नहीं है। नौकरी शादी से कोई मतलब इसमें नहीं है देशीकरण में। यहाँ आप 10 साल बिता लिए हैं और आपको भारत बहुत पसंद आया है, भारत की जो कल्चर है वो आपको भा गई है और आप भारत में ही रहना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या है कि आपका कला, मतलब किसी आर्ट में आपका योगदान हो, कला में आपका योगदान हो, आप अच्छे गायक हो सकते हैं, आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, मतलब कला में आपका योगदान होना चाहिए। या आप साइंटिस्ट हैं, आपका विज्ञान में कोई योगदान है देश के प्रति, और 10 साल तक आप यहाँ रहे हैं, कम से कम 10 साल तक आपको रहना है। उसके बाद आपको कला में या विज्ञान में किसी में भी योगदान देना है देश के प्रति। और ये जो भारतीय भाषा है 22, इस 22 में से किसी भी एक भाषा को आप जानते हैं, तब जाकर के आपको नागरिकता मिल सकती है। जो भारतीय भाषा है 22, ये आपको हम बताए थे, सॉरी इसको नहीं बताए थे, इसको अनुसूची 8 में लिस्ट दिया गया है। इससे पहले वाली क्लास में आपको बताए थे कि अनुसूची 1 में जो भी राज्य है भारत का उसका लिस्ट दिया गया है। उसी तरह से अनुसूची 5 भी आपको बताए थे कि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका लिस्ट अनुसूची 5 में दिया गया है। तो उसी तरह से अनुसूची 8 में जो भारतीय भाषा है 22, उसका लिस्ट दिया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछता है बार बार। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर पे। 5 नंबर में क्या है? अर्जित भूमि। आप जानते हैं कि जब चीन लद्दाख को अपने कब्जे में ले रहा था तो उसके डर से सिक्किम जो है इंडिया के पास आया था, और सिक्किम 1975 ईस्वी में इंडिया से मिला था। तो वो क्या हो गया, हमारा अर्जित भूमि एक तरह से हो गया। तो जो अर्जित भूमि के लोग होंगे, जो सिक्किम के लोग होंगे, क्या उनको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। उनके साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे इंडिया में मिल गए। जैसे हम हैं वैसे वो भी लोग हैं। जिस तरह से हमारा योगदान इंडिया के प्रति है, उसी तरह से वो लोग का भी योगदान है। यानी कि हमारे और उनमें कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से भारतीय संविधान, भारतीय सरकार हमारे साथ व्यवहार करती है, उसी तरह से उसके साथ भी करना चाहिए। जो नियम हमारे पे लागू होती है, जो सुविधाएं हम लोगों को मिलती है, उस तरह से उसको भी मिलनी चाहिए। यानी कि जो भी हम लोग अर्जित भूमि है, जो हमारे पास जमीन कब्जा किए हैं, जो हमारा छीना हुआ था, जैसे मान लीजिए कि राजा हरि सिंह भारत की आजादी के बाद जब पाकिस्तान पीछे से घुसपैठ कर रही थी, उन पे कब्जा कर रही थी, तो जम्मू एंड कश्मीर को क्या भारत में वो विलय कर दिए, साइन करके। मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आए, नेहरू जी के पास आए, उसके बाद एक ट्रीटी पे साइन हुआ और राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत को सौंप दिया। तो जो भारत, मतलब जो जम्मू कश्मीर के लोग थे, उनको भी नागरिकता मिलनी चाहिए। किस बेसिस पे? अर्जित भूमि के बेसिस पे। मान लीजिए उस टाइम पे पाकिस्तान धोखा से हमारा जो है कश्मीर का कुछ हिस्सा, जिसको बोलते हैं हम लोग पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान ले लिया। हम लोग तो उसको वापस लेंगे ही। तो क्या कल होकर के जो उस जमीन को हम लोग वापस लेंगे, वहां पर जो लोग रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो उनको इसी 5 नंबर में जो है अर्जित भूमि, इसी के बेस पे उनको भी नागरिकता हम लोग देंगे। ठीक है। अब क्या है, ये 5 विधि से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत में। लेकिन नागरिकता तो प्राप्त कर लिए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कोई गलत सलत काम करते रहिएगा आपकी नागरिकता बनी रहेगी। नहीं, आपकी नागरिकता को निरस्त भी किया जा सकता है, उसको खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन उसका कुछ कंडीशन है, उसका शर्त है। वो 3 शर्त है। ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने का 5 शर्त, लेकिन नागरिकता निरस्त करने का 3 शर्त है, जिसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? त्याग। आपको हम पिछले ही क्लास में बताए थे कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। इसमें क्या है कि जब भी आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिए हैं, किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं, उस स्थिति में आपको नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर क्या है कि बर्खास्त। अब मान लीजिए कि भारत का दुश्मन देश कोई भी है,
पाकिस्तान है, चीन है, कोई भी हो सकता है, उससे अगर युद्ध हो रहा है, उस स्थिति में आप दुश्मन देश के सपोर्ट में नारा लगाते हैं या उसके सपोर्ट में कुछ बोलते हैं, देश के विरोध में कुछ बोलते हैं, तो उस स्थिति में भी आपकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। ये भारत के गृह मंत्रालय को अधिकार दिया गया है। या मान लीजिए आप पागल हो गए हैं, अपना मन से कुछ काम करते हैं उल्टा पुल्टा, देश विरोधी गतिविधि इसमें मेन रूप से आते हैं, तो उस स्थिति में भी आपकी नागरिकता बर्खास्त की जा सकती है। फिर क्या है कि वंचित। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कंडीशन सब दिया गया है कि इस कंडीशन को फुलफिल करके आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए 7 साल पूरा कर लिए हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि 5 साल ही यहाँ पर रहे हैं, लेकिन आप इनवैलिड डॉक्यूमेंट लगा करके प्रूफ कर दिए हैं उस टाइम पे कि 7 साल हम रह चुके हैं इंडिया में, हमको नागरिकता मिलनी चाहिए, या कोई भी कंडीशन मान लीजिए, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जैसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट लगाए थे नागरिकता प्राप्त करने के लिए, अगर वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड पाया जाता है, तो उस स्थिति में भी आपकी जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं नागरिकता पे। नागरिकता जो कानून है वो किस देश से लिया गया? आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान लिखा गया था वो हमारा मूलतः हमारे देश का है नहीं, उसमें लगभग 85% बातें जो है किसी और देश के संविधान से लिया गया है। तो नागरिकता संबंधी जो कानून बनाया गया है वो ब्रिटेन देश से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? वो संसद के गृह मंत्रालय को। किसको है? गृह मंत्रालय को। और फिर क्या, नागरिकता अधिनियम कानून कब आया था? 1955 ईस्वी में आया था, लेकिन उसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था? अमेंडमेंट 1986 ईस्वी में किया गया था। नागरिकता प्राप्त करने की कितना विधि है? 5 विधि है, यहाँ पर देख रहे हैं, और उसी तरह से निरस्त करने की 3 विधि है। फिर नागरिकता जो है वो कौन सी प्रकार की नागरिकता भारत में है? वो है एकहरी। पहले मान लीजिए जम्मू कश्मीर थी तो उसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था भारत सरकार से, लेकिन अब तो वो भी बन गया है केंद्र शासित प्रदेश। वहां के लोगों को पहले क्या थी कि भारत की नागरिकता प्राप्त थी, उसके साथ ही कश्मीर की एक अलग से नागरिकता प्राप्त थी। मतलब वो लोग के पास 2 वैलिड जो नागरिकता होती है, सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट वो था, एक तो भारत सरकार की तरफ से और दूसरे कश्मीर की तरफ से, क्योंकि कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन अब तो वो खत्म हो गया, अब वो बन गया है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।